हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज के वीडियो में बात करते हैं जो भारत बंद आज का इशू यानी 21 अगस्त 2024 को पूरे इंडिया में भारत बंद का ऑब्जर्व किया गया। भारत बंद का आयोजन हुआ, वो किस इशू पे था? वो था एसटी एससी से रिलेटेड रिजर्वेशन सब क्लासिफिकेशन का इशू था। तो ये पूरा इशू क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं। इन डेप्थ ऐसी नॉलेज पे हम बात करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होने वाली है। तो कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? देखिए, रिसेंट वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी से रिलेटेड रिजर्वेशन को लेके, उनमें सब क्वालिफिकेशन को लेके। सो टू अपोज दिस रीसेंट वर्डिक्ट, अ पैन इंडियन भारत बंद वाज ऑब्जर्व्ड ऑन टुडे, यानी कि वेडनेसडे 21 अगस्त 2024। और मेनली जो स्टेट हैं जैसे बिहार, राजस्थान, यूपी, केरला, उड़ीसा, इन स्टेट में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, तकरीबन 21 ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बंद को समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है, जैसे कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, पार्टीज ने इस बंद को समर्थन सपोर्ट किया है। ठीक है, देखिए, देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि आज क्या बंद रहा, आज क्या क्लोज खुला रहेगा। तो क्लोज ओपन क्या क्या रहेंगी, सर्विसेज रहेंगी, उनके बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी। लेकिन जनरली स्पेशली इन राजस्थान जो मार्केट्स थे, स्कूल थे, वो ओपन रहे थे कुछ रीजन्स में। और कई जगह पर ट्रेन सर्विसेज हैं, उसमें डिसरप्शंस हुए, जैसे आरा में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस हैं, मेट्रो, रोड ब्लॉकेज भी हुए हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिसरप्शंस रहा है। ठीक है, लेकिन जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो ऑपरेशनल रही, जैसे कि बैंक्स, हॉस्पिटल्स, रेल सर्विसेज हैं मेनली, एम्बुलेंसेज, फार्मेसीज, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इन सारी इसेंशियल सर्विसेज ऑपरेशन में रही। ठीक है, और आज के दिन के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे। दे वर ऑन अलर्ट मोड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड टू एंश्योर द पब्लिक सेफ्टी। अब देखिए, हुआ क्यों था, पहले ये समझ लेते हैं। जो मेन, अगर एक लाइन में हम बात करें तो दिस प्रोटेस्ट और दिस भारत बंद वाज अगेंस्ट द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज रिजर्वेशन, जो कि हमने पहले बात की। तो अब इस पूरे इशू को समझने के लिए हमें पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट समझना होगा, उसको एनालाइज करना होगा, और इसके साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देखते रहेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए, वर्डिक्ट समझते हैं। 1 अगस्त को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, इसी 1 अगस्त को 20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। इसमें कहा गया कि स्टेट्स हैव राइट टू सब क्लासीफाई शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स फॉर मोर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसटी और एससी की जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसमें भी सब क्लास बनाई जा सकती हैं, यानी एससी कैटेगरी एज ए होल समझी जाती है, होमोजेनस समझी जाती है, उस क्लास में भी सब क्लास बनाई जा सकती हैं जो कि उनकी बैकवर्डनेस से और उनके अंदर क्या डिस्पैरिटी है उसके बेसिस पे वो सब क्लासेस बनाई जाएंगी, जिससे कि उनको जॉब्स में, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सके। ठीक है, तो इस 1 अगस्त को दिए गए वर्डिक्ट जो दिया था वो 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया था। अब 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्यों दिया था? देखिए, इससे पहले 2004 में एक केस आया था, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो 5 जजेस बेंच ने किया था। उसने कहा था कि शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, ये होमोजेनियस एक क्लास है, यानी एक क्लास है। थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा ये क्या है, बट आप अभी के लिए इतना समझो कि 5 जजेस की बेंच ने पहले डिसीजन दिया था, और उस डिसीजन को बदलने के लिए, उस पर वर्डिक्ट देने के लिए आपको उससे बड़ी बेंच चाहिए होती है, जो कि ऑड नंबर्स में होती है। तो 5 से अगला 7। तो इस बार जो 2024 में जो वर्डिक्ट हुआ है वो 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है। और इसको हेड कौन कर रहा था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को? खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सिंह जी। ठीक है, तो जो हमारे महान न्यायाधीश हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश हैं देश के, वो इस बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड कर रहे थे। और उन्होंने 6/1 की रूलिंग दी। दैट मीन्स 6 सब क्लासिफिकेशन के फेवर में थे और जो 1 जज थे वो इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, सो इन दिस वर्डिक्ट मेजोरिटी ऑफ द 7 जजेस वर ऑफ ओपिनियन दैट गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विच इज सिमिलर टू द ओबीसी कैटेगरी क्रीमी लेयर। यानी कि करंट अगर मैं देखें तो जो क्रीमी लेयर की अवधारणा है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, वो ओबीसी कैटेगरी में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में दिया था। जब आप पॉलिटी का वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, राइट टू इक्वेलिटी, उसमें हम बात करेंगे इंदिरा साहनी केस में। ठीक है, जो कि मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में देखें, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है इंदिरा साहनी केस को। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन क्यों दिया? रैशनल क्या था इसके पीछे? देखो, रैशनल ये था कि सुप्रीम कोर्ट का मानना था, ऐसा देखा भी गया है कि जो एससीज एसटीज में कुछ लोग ऐसे हैं बहुत एफ्लुएंट हैं, यानी कि रिच हैं,
प्रॉस्परस, वेल्दी, वेल टू डू लोग हैं जो जिनको बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए रिजर्वेशन का। क्यों? क्योंकि वे ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुके हैं और हायर पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाए और स्पेशली उन लोगों को टारगेट किया जाए जो रियलिटी में अनप्रिविलेज्ड हैं या फिर ऐसी फैमिलीज जो मार्जिनलाइज हैं विद इन द SCs एंड ST। तो उन पर फोकस करने के लिए ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करना होगा जो ऑलरेडी एफ्लुएंट हैं। तो ये इसका रैशनल था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है इस केस में कि दिस विल प्रोवाइड बेटर सपोर्ट फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज और बैकवर्ड ग्रुप्स एंड कम्युनिटी विद इन दीज कैटेगरीज ऑफ SCs एंड STs। तो ये पहली बार है कि SC ने ये रिफ्रेम किया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोटा किस तरह ऑपरेट कर सकता है। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी ओपिनियन और वर्डिक्ट दिया। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि states have right to carve out a subclass from the existing reservation quota of SCs and ST to make the reservation more inclusive, fair, effective and efficient। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि it does not violate the Article 14 यानी कि रूल ऑफ लॉ एंड आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन आर्टिकल्स के बारे में भी ब्रीफली हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं कि जब मैं केस की बात कर रहा था 5 जजेस बेंच की अर्लियर वाले की, जिसको पलटने के लिए 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आई जिसने बिल्कुल अलग डिसीजन दिया। तो 2004 में देखिए एक केस आया था EV चेन्नैया वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ स्क्रीन पर देखिए। तो ये 2004 के केस में 5 जजेस की बेंच ने एक रूलिंग दी थी और ये भी शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन पे बेस्ड केस था। ठीक है, इसमें भी ये क्वेश्चन किया गया कि SCs के विद इन सब क्लासिफिकेशन हो सकता है कि नहीं। तो इस केस में 2004 वाले में केस में कहा गया कि शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, इस 5 जजेस की बेंच ने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट हैं वो एक होमोजोनियस ग्रुप है, यानी एक जैसा ग्रुप है। और अगर हम थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करते हैं, जो सब क्लासिफिकेशन छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं इसके अंदर, तो ये क्या करेगा कि इसका मतलब ये रहेगा कि यू आर ट्रीटिंग पीपल और ए पर्टिकुलर ग्रुप डिफरेंटली एंड दिस वुड लीड टू द वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वेलिटी। यानी कि होमोजीनियस ग्रुप के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो वो वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वेलिटी है। दूसरी बात इस केस में ये कही गई थी कि एज पर आर्टिकल 341 जो स्पेसिफाई कर सकता है कास्ट को, रेस को, ट्राइब को कि शेड्यूल कास्ट में कौन सी होनी चाहिए, वो प्रेसिडेंट करता है, स्टेट नहीं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विकली हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। तो पहले आर्टिकल 341 हम देखते हैं। तो आर्टिकल 341 फर्स्ट क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो स्पेसिफाई कर सके कास्ट को, रेसेस को और ट्राइब्स को एक पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, कि किन किन कास्ट, ट्राइब और रेस को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करेगा? वो इट इज डन थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन है कि कास्ट, रेस और ट्राइब्स को इंक्लूड कर, किन किन ट्राइब्स को और रेस को या फिर कास्ट को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करना है या नहीं, वो जनरली वो कास्ट, ट्राइब्स या रेसेस होती हैं विच आर सफर्ड फ्रॉम द हिस्टोरिकल इनजस्टिस और अनटचेबिलिटी। ठीक है, और इस आर्टिकल 341 के सेकंड क्लॉज में क्या कहा गया है कि इसमें यह कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन के बाद में क्या होगा, पार्लियामेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई कर दी वो कास्ट, उसके बाद पार्लियामेंट क्या करेगा, द पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट, माने सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है कि ओनली पार्लियामेंट कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट, रेस और ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट्स। ठीक है, तो यानी प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा पहले क्लॉज में, और दूसरे क्लॉज में कहा गया है कि जो एक्सक्लूजन इंक्लूजन का काम है वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली आर्टिकल 342 सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें क्या है, उसमें शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात की है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब या फिर ट्राइबल ग्रुप के बारे में। करेक्ट। अब यहाँ पे ठीक है, एक चीज़ आप नोट करो जो करंट कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि जो करंट रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए वो है 15% ऑफ द टोटल। सिमिलरली जो शेड्यूल ट्राइब वाला ग्रुप है उसके लिए ओवरऑल रिजर्वेशन है 7.5% इन टोटल। ठीक है, और जो रीसेंट केस है उसमें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, उन्होंने क्या है कि जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट की हम बात कर रहे हैं 341 में कि प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई, ठीक है, नंबर ऑफ
द रेस, कास्ट एंड ट्राइब्स टू बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट, वो एक लीगल फिक्शन है, यानी कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन हम इसको मानते हैं, रियल मानते हैं फॉर द पर्पज ऑफ लॉ। तो इसलिए उनका कहना था कि होमोजीनियस ट्रीट नहीं की जा सकते, सब अलग अलग हैं, तो इसलिए सब क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, रीसेंट केस में कहा है, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रीसेंट केस में सब क्लासिफिकेशन के लिए स्टेट को परमिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने विद इन SC एंड STs, जिससे कि उनको थोड़ा और अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, जो जिनको अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा रिजर्वेशन का उनको मिल सके, ठीक है। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली आर्टिकल 14। इसके लिए मैंने बहुत एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं रूल ऑफ लॉ में, जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन डेप्थ ये कवर है और वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 14 यानी रूल ऑफ लॉ सिंपली ये कहता है कि स्टेट शुड नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि वो जनरली जो अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में या कम्युनिटी या ग्रुप्स के बीच में, वो नहीं कर सकते, देयर इज रूल ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 16 में स्पेसिफिकली 4th क्लॉज क्या कहता है कि स्टेट्स एंड यूनियन हैव द पावर्स टू परमिट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हु आर इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट्स हैं या अपॉइंटमेंट में इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेड जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए रिजर्वेशन स्टेट कर सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 15(4) में क्या कहता है कि इट एम्पावर्स द स्टेट टू क्रिएट स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटीज सच एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी इनके लिए इनके इंटरेस्ट को, इनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट स्टेट कर सकता है, ठीक है। Quickly let's understand the article 342A. It supports the flexibility of states in maintaining their list of socially and economically backward classes, यानी कि स्टेट अपने हिसाब से लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, ये हमने थोड़े थोड़े प्रोविजंस देख लिए। नाउ अंडरस्टैंड कि जो सब क्लासिफिकेशन है वो पोटेंशियली मिसयूज किया जा सकता है, पॉलिटिकली अपीजमेंट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के ये इंटरप्रेट भी किया जा सकता है, इससे ये इन्फर भी किया जा सकता है कि जो सब क्लासिफिकेशन है इज टू बी फेयर, इट इज टू बी इफेक्टिव एंड टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में ये देखा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, उन्होंने ये कहा कि स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड फॉर द सब क्लासिफिकेशन, ठीक है, बट इट शुड बी फॉर द जेन्युइन अपलिफ्टमेंट एंड द वाइडर प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। ये पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन किया है अपने वर्डिक्ट में। दूसरा, हम कोई भी सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल डाटा, यानी डाटा के बेस पे या फिर हिस्टोरिकल इनजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन के आपके पास एविडेंस हो, उसके बेसिस पे ही आप इंक्लूड कर पाएंगे, उसके बेसिस पे ही आप सब क्लासीफाई कर पाएंगे विद इन शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट। यानी कि पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए कोई आर्बिट्रेरी या कोई भी पॉलिटिकल रीजन से आप क्लासीफाई करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और स्टेट हैज़ टू प्रूव दैट ए कार्व्ड ग्रुप, यानी जो बड़े शेड्यूल कास्ट से निकाल के आप छोटा ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसको रिजर्वेशन का फायदा देंगे, तो वो कार्व्ड ग्रुप या कम्युनिटी होगा, वो डिसएडवांटेजेस होना चाहिए, मोर डिसएडवांटेज, यानी कि मोर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है और इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, ये प्रूव करने की जिम्मेदारी स्टेट्स की है, ठीक है। ये प्रूव करना पड़ेगा स्टेट को, अगर आप सब क्वालिफाई कर रहे हो तो, सब क्लासीफाई कर रहे हो तो, सॉरी। दूसरी, आप इसमें ये कहा गया कि कोई भी सब क्लास बनाते हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि पूरा 100% रिजर्वेशन उस सब क्लास को दे दिया, ठीक है, तो दिस इज नॉट परमिसिबल। क्यों परमिसिबल नहीं है? क्योंकि इससे पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है। सो टू प्रिवेंट मिसयूज, द 100% रिजर्वेशन फॉर एनी सब क्लास इज नॉट परमिसिबल। इसमें क्रीमी लेयर के बारे में भी बात की है कि स्टेट कैन एक्सक्लूड क्रीमी लेयर फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट्स। और क्रीमी लेयर बहुत सारे पैरामीटर्स पे हो सकती है, जैसे किस तरह की जॉब है, ग्रुप ए जॉब है, ग्रुप बी जॉब है, क्या प्रोफेशन है, उनकी इनकम सीलिंग के बेसिस पे हो सकती है, ठीक है। तो ये कहा है कि ओवरऑल रिजर्वेशन टू बी लिमिटेड टू द फर्स्ट जनरेशन ओनली। अगर कोई पर्सन या उसकी फैमिली ने रिजर्वेशन का एडवांटेज लिया और हाई सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस को अचीव कर लिया, तो जो रिजर्वेशन के बेनिफिट हैं उसको उसकी सेकंड जनरेशन के लिए एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी लॉजिकली अवेलेबल टू द सेकंड जनरेशन, जो कि बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब स्टेट के क्यों राइट होने चाहिए, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में, और साथ में देखिए जो कास्ट की, क्लास की जो रियलिटीज़ हैं, एक्सप्लॉयटेशन स्टेटस है या फिर जो भी सोशल हिरार्की है उनकी, हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसलिए स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच है वो, उसकी ज़रूरत होती है।
So states can create subcategory within the scheduled caste and scheduled tribes to prioritize those persons, those groups, those community who are most in need of the reservation. ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, बहुत पहुंच गए हैं, वही लेते रहें. एक्चुअली उन लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो जिन्हें सबसे ज़्यादा नीड है रिजर्वेशन की. इससे पहले देखिए कई स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, इन्होंने अटेम्प्ट किया है कि एससी और एसटी में एक सब क्लास बना के उनको सेपरेट रिजर्वेशन दिया जाए कुछ कुछ कम्युनिटीज़ को. ठीक है, लेकिन और ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट वर्डिक्ट है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है. तो ओवरऑल हमने देख लिया, लेकिन प्रोटेस्टर की कंसर्न्स क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है. तो देखिए कंसर्न समझते हैं पहले. वो कुछ प्रोटेस्टर, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है और इसलिए इसके खिलाफ बहुत सारे अपोजिशन आ रहे हैं. ठीक है, इट इज़ ड्रॉइंग अपोजिशन फ्रॉम वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़. दूसरा ये कुछ लोगों का ये मानना है कि इट थ्रेटन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एससीज एंड एसटीज. ठीक है, तीसरे कुछ ये भी मानते हैं कि इट विल अंडरमाइन द यूनिफॉर्म स्टेटस ऑफ एससी एंड एसटीज एज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रेसिडेंशियल लिस्ट. और इसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी कि ये कैटेगोरिकली कहा गया है कि ये एक रियल लिस्ट नहीं है, लॉ की जगह एक कंसीडर की जाती है. तो इसमें होमोजेनिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है और वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी नहीं हो रहा है इसमें. ठीक है, और इसमें एक और कंसर्न है कि इट में लीड टू द फर्दर डिवीजन एंड इनइक्वालिटी विद इन द एससीज एंड एसटीज. जो भी ये आर्ग्यूमेंट भी थोड़ा लॉजिकली कम करेक्ट लगता है, क्योंकि पूरे एससीज एंड एसटीज में उन लोगों को बराबर यानी लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल कराने की कोशिश है ये सब क्वालिफिकेशन जिनको अब तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिले हैं. ठीक है, तो इक्वलिटी मिले लोगों को. ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 में भी तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की है. ठीक है, अब उनकी डिमांड क्या है, देखो प्रोटेस्टर्स की जनरल डिमांड्स हैं कि गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को रिजेक्ट करें और एससीज और एसटीज और ओबीसी एम्प्लॉइज गवर्नमेंट जॉब में जितने हैं उनका कास्ट बेस्ड डाटा रिलीज किया जाए जिससे कि उनका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हो सके इन स्टेट में. तीसरी ये डिमांड भी आ रही है कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का एस्टेब्लिशमेंट हो जिसमें ये टारगेट किया जाए कि जो 50% रिक्रूटमेंट हो इंडियन जुडिशियल सर्विस में वो एससी, एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटीज से हो हायर जुडिशरी में. हायर जुडिशरी का मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, उनमें वैकेंसीज को एज पर द करंट रिजर्वेशन क्राइटेरिया भरा जाए. इसके साथ साथ ये भी डिमांड की जा रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, स्पेशली वो सेक्टर, वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स का और इंसेंटिव्स का बेनिफिट मिल रहा है, उनको भी अफर्मेटिव पॉलिसीज़ लानी चाहिए फर्म्स में. अफर्मेटिव पॉलिसी से ये समझ लीजिए आप कि वो भी इन जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, एससीज एंड एसटीज हैं, उनको इंक्लूड करने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजन लाएं जिससे उनका भी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन हो प्राइवेट सेक्टर में. सो दिस इज़ द होल इशू. ठीक है, कंक्लूजन में इतना कह सकते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टू सी हाउ द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग कंसेंसस अमॉन्ग द वेरियस कम्युनिटीज़. ठीक है, कैसे इन सब के ग्रेवेंसेस को एड्रेस किया जा सकता है, और ये अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स अगर स्टेट्स लागू करते हैं तो एडिक्वेट डाटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, स्टेट्स को फाइनेंशियल रिसोर्स कैसे प्रोवाइड किया जाएंगे जिससे कि वो इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को, जो ग्रुप्स डिसएडवांटेज में, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या प्रोसीजर मेथडोलॉजी होगी. ठीक है, देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें मेन फोकस क्या रहना चाहिए. द मेन फोकस शुड बी टू कीप ए प्रॉपर बैलेंस इन सोशल हार्मनी एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो ये आज हमने होल इशू बहुत डिटेल में डिस्कस किया. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए. कैफे IAS में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.